नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में कि आखिरकार वैदिक मैथमेटिक्स क्या होता है। तो दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसे हमने भारत के प्राचीन ग्रंथ जिन्हें हम वेद कहते हैं उनसे ली गई है। वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर हम सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी मदद से हमारी जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर क्यूब रूट हो, ये जितने भी अलग अलग तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं उन्हें हम बहुत ही आसानी से और कम समय में सॉल्व और कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी बिना मेंटली, बिना किसी पेन और पेपर के। अब दोस्तों बात करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स को श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, जो कि गोवर्धन मठ के शंकराचार्य थे, उन्होंने रीडिस्कवर किया था। स्वामी जी कहते हैं कि इन वैदिक सूत्रों का ज्ञान उन्होंने खुद से नहीं बनाया है, उन्हें ये ज्ञान हमारे वेदों को पढ़कर मिला है, खासकर अथर्ववेद पढ़कर। स्वामी जी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उन्होंने 7 सब्जेक्टों में एमए किया था, जिनमें इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, हिस्ट्री जैसे आदि सब्जेक्ट शामिल थे। स्वामी जी ने वेदों का अध्ययन किया, खासकर अथर्ववेद का, जिसके बाद उन्होंने 16 मेन सूत्र और 13 सब सूत्र को रीडिस्कवर किया। तो स्वामी जी ने 16 सूत्रों में अपना बहुत सा समय दिया और इन्हें 16 सूत्रों की कुल 16 वॉल्यूम किताब लिख दी, जिनमें से बहुत सारी किताबें, उनकी पुस्तकें, उनका पहला मैन्युस्क्रिप्ट आग लगने के कारण डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर उन्होंने कुछ नए नोट्स बनाए, जिनमें से ज़्यादातर दीमक के खा जाने के कारण बर्बाद हो गई। 1960 में स्वामी जी का देहांत हो गया। तब उनके कुछ स्टूडेंट ने उनके बचे हुए नोटबुक और उनके लूज़ पेपर को कंपाइल करके ये पुस्तक लिखी और ये स्वामी जी की पूरी मेहनत और उनका पूरा ज्ञान दुनिया के सामने रखा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स हमारे कंप्यूटर साइंस के लिए क्यों यूज़फुल है। क्यों कंप्यूटर साइंस के लिए ये जो वैदिक सूत्र है ये एक एल्गोरिदम की तरह काम करते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर जो हम सूत्रास पढ़ते हैं वह सब सिंपल मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं, जिनकी मदद से हम बहुत ही फास्ट और एक्यूरेसी के साथ अपने अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे गुणा, भाग, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं उन्हें बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर को और ज़्यादा फास्ट बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा सिंपल एल्गोरिथम बनाएं जिसकी मदद से जो हमारे ऑपरेशन है वो हमारा कंप्यूटर उसे बहुत आसानी से कर सके और उस कंप्यूटर को वो एल्गोरिथम समझने में बहुत कठिनाई न हो। तो इसके लिए हम वैदिक सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। हम वैदिक सूत्रों का यूज़ करके एल्गोरिदम बनाते हैं जिनसे हमारा कंप्यूटर फास्ट कैलकुलेशन कर सके। दोस्तों, अब बात करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के सैलिएंट फीचर्स के बारे में। तो वैदिक मैथमेटिक्स के बहुत सारे सैलिएंट फीचर हैं। पहला, ये एक ईजी और सिंपल है, मतलब कि इसके अंदर जो हम टेक्निक्स पढ़ेंगे, जिन सूत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उन सूत्रों को समझना और उनको अप्लाई करना बहुत ही सिंपल और ईजी है। अब दूसरा इसका सैलिएंट फीचर है फास्ट कैलकुलेशन। हम जब वैदिक सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो हमारी ज्योमेट्री प्रॉब्लम थी या फिर अलजेब्रिक प्रॉब्लम थी, उन्हें हम बहुत ही फास्ट और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब तीसरा हमारे पास जो सैलेंट फीचर है वो है मेंटल मैथ, क्योंकि दोस्तों हम ज़्यादातर अपनी प्रॉब्लम्स को वैदिक सूत्रों की मदद से सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि हम ज़्यादातर
प्रॉब्लम्स को मेंटली सॉल्व कर रहे हैं और इन्हें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की वजह से हमारी मेंटल मैथ और भी इंक्रीज हो रही है। चौथा है दोस्तों रिड्यूस स्टेप। तो वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रास हमारी कैलकुलेशन को बहुत कम कर दिए, जिन कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम अपना लंबा समय देते थे, यहाँ तक कि पूरा उसे सॉल्व करने में पूरा पेज लग जाता था, उन्हें हम इन वैदिक सूत्रों की मदद से चंद कुछ लाइनों में कुछ स्टेप पे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थे उन्हें हम सिंपल स्टेप पे सॉल्व कर पा रहे थे। अब पांचवा इसका साइलेंट फीचर है एक्यूरेट। हम जब भी कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते थे तो बहुत सारे स्टेप के कारण हमारे एरर करने के चांस बढ़ जाते थे, पर क्योंकि इन सूत्रों की मदद से हम कम स्टेप में ही अपना सल्यूशन तक पहुंच जाते थे, जिसके कारण इसमें लेस चांस रहती थी मिस्टेक करने के कारण, जिसके कारण ये सूत्र हमें एक एक्यूरेट आंसर देते हैं। छठा इसका साइलेंट फीचर है इम्प्रूव कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड थिंकिंग। तो क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स के जितने भी सूत्र हैं वो मेंटली बेस्ड है, इसीलिए लगातार इन्हें प्रैक्टिस करने से स्टूडेंट की मेंटल पावर इंक्रीज होने लगती है। सातवां इसका साइलेंट फीचर है कोहेरेंस। तो दोस्तों कोहेरेंस का मतलब होता है हर कॉन्सेप्ट, रूल और मेथड आपस में कनेक्टेड हो। वैदिक मैथमेटिक्स में हर सूत्र एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हमें निखिलम नमस्समम दस्ता सूत्र का यूज़ करना है तो उसके लिए हमें एकाधिकीन का भी यूज़ करना पड़ेगा। मतलब कि हमारे जो 16 सूत्र हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आठवां इसका सैलिएंट फीचर है यूनिटी। तो दोस्तों यूनिटी का मतलब होता है पूरा सिस्टम एक सिंगल फिलॉसफी पे बेस्ड हो। जैसे कि वैदिक मैथमेटिक्स में जो हमारे 16 सूत्रास हैं उन सभी का एक अल्टीमेट गोल एक ही है कि कैलकुलेशन को आसान और तेज बनाना। तो दोस्तों वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों का यूज़ सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मैथमेटिशियन द्वारा किया जाता है। साथ ही वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों को हम केवल अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि मैथमेटिक्स के अलग अलग ब्रांच में इसका यूज़ होता है। अब बात करते हैं टर्म्स एंड ऑपरेशंस के बारे में। तो वैदिक सूत्रों को पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हम कुछ टर्म्स और ऑपरेशन को जानें, क्योंकि इनके बिना सूत्रों को समझना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टर्म है एकाधिका। एकाधिका का मतलब होता है दोस्तों वन मोर या फिर एक ज़्यादा। तो अगर एग्जाम्पल से समझे तो एकाधिका ऑफ 28 क्या होगा? तो 28 का एक अधिक, तो 28 से एक अधिक क्या है? 28 + 1 29 है दोस्तों। दूसरा टर्म है हमारे पास एकान यूना। एकान यूना का मतलब होता है वन लेस, मतलब कि एक कम। एग्जाम्पल से समझे तो एकान यूना ऑफ 28 क्या होगा? तो 28 में एक कम क्या होता है? तो वो होता है 27। अब बात करते हैं तीसरे टर्म के बारे में जो कि है पूरक। तो दोस्तों पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि मैथमेटिक्स में पूरक किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट होता है कि अगर मैं एक नंबर और उसके कॉम्प्लीमेंट को ऐड करूं तो एक पूरा पूरा नंबर बन जाए। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं 3 का पूरक की बात कर रहा हूँ, पूरक ऑफ 3 टू द बेस 10, तो 3 में ऐसा क्या ऐड करें कि वो 10 के बेस 10 के बराबर हो जाए? तो पूरक ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा बेस 10 के अकॉर्डिंग। और वहीं अगर हम बात करें पूरक ऑफ 3 टू द बेस 100 क्या होगा? तो 3 में हम ऐसा क्या कितना नंबर ऐड करें कि वो 100 हो जाए? तो 3 में अगर हम 97 ऐड करेंगे तो वो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 का पूरक 97 है जब हम बेस 100 की बात कर रहे हैं। और वहीं
3 का पूरक 7 है जब हम बात बेस 10 की कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रेशांक के बारे में। तो रेशांक का मतलब होता है -1। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल से समझूं तो रेशांक ऑफ 25 होगा 25 का -1। तो 25 का -1 क्या होता है? -25। और रेशांक को हम बार की मदद से भी लिखते हैं। ये माइनस साइन 25 के आगे ना लिख के हम उसे 25 के ऊपर लिखते हैं, जो कि 25 बार के रूप में रेशांक को वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरा एग्जांपल लें तो रेशांक ऑफ 28 जो हो जाएगा 21 का निगेटिव। तो 28 का निगेटिव क्या हो जाएगा? -28, जिसे हम 28 बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम पांचवें टर्म के बारे में बात करते हैं, जो कि है बीजांक। बीजांक का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है तो उस नंबर के अंदर जितनी भी डिजिट है उन सभी डिजिट के सम को ही हम बीजांक कहते हैं। उस नंबर का बीजांक कहते हैं। जैसे कि अगर मुझे 53 का बीजांक जानना है तो 53 के अंदर 2 डिजिट है, एक है 5 और एक है 3। तो हम इन दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो मेरे 53 का बीजांक हो जाएगा। जैसे कि 53 में 5 और 3 है तो 5 + 3 8 हो गया, तो 53 का बीजांक 8 हो गया। वैसे ही दूसरा नंबर है 28, तो 28 के अंदर बीजांक है 2 + 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पे दोस्तों बीजांक तब तक हम कैलकुलेट करते हैं जब तक कोई एक डिजिट ना बचे, क्योंकि अब हमारे पास 28 का हमने दोनों नंबर को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट 10 आ गया। और अभी भी ये नंबर 2 डिजिट नंबर है, हमें इसकी डिजिट को फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 + 0 जो कि आएगा 1। अब बात करते हैं बीजांक ऑफ 571। तो 571 के अंदर 3 डिजिट है, 5, 7 और 1। तो हम इसके बीजांक को पता करने के लिए क्या करेंगे? 5 को ऐड करेंगे 7 के साथ और 7 को 1 के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 13। क्योंकि 13 दोस्तों एक 2 डिजिट नंबर है और बीजांक कभी भी 2 डिजिट नहीं होता, उसे हमें सिंप्लीफाई करना है तब तक जब तक कोई एक डिजिट ना आ जाए। तो 13 को भी हम 1 + 3 लिखेंगे और जो कि आखिरी में आके 4 बचेगा। तो 571 का बीजांक होगा 4। अब दोस्तों बात करते हैं विंकलम की, कि आखिरकार विंकलम क्या होता है। दोस्तों